नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के गणित के प्रश्नावली 3.4 में जो भी प्रश्न दिए हुए हैं, इन सभी प्रश्नों को हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, उसे समझने का प्रयास करेंगे, फिर समझ के हल करेंगे और सीखेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रश्न नंबर 1 को पढ़ते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो रैखिक समीकरण युग्म है, इनमें से हमें क्या करना है, इसे देखना है और इसे विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और हमें बताना है कि इन दोनों विधियों में से कौन अधिक उपयुक्त विधि है या कौन सी विधि से प्रश्न को हल करने में आपको आसानी लगी, ये चीज़ हमें बताना है। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें जानना जरूरी है, जैसे कि प्रतिस्थापन विधि हम पहले से ही जानते हैं। यहाँ पे हम सीखने वाले हैं विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। इससे पहले हम जान लेते हैं कि विलोपन का मतलब क्या होता है। नाम इसका जो विलोपन है, इसका अर्थ अगर हम समझने का प्रयास करें तो विलोपन का मतलब होता है विलुप्त करना। विलुप्त मतलब गायब कर देना। तो किसे गायब कर देना, जिस चर में यहाँ पे रैखिक समीकरण युग्म दिए हुए हैं, इसमें से किसी एक चर को हम क्या करते हैं कि दोनों समीकरणों की सहायता से हम किसी एक चर को गायब करते हैं। तो दूसरे चर में हमें क्या प्राप्त होता है, दूसरे चर में एक रैखिक समीकरण प्राप्त होता है, वो भी एक चर में। तो उस रैखिक समीकरण को हम हल करते हैं, हल करके एक चर का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि x को हम गायब करेंगे तो y का मान हम ज्ञात कर लेंगे, हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। फिर हम इस y के मान को या तो समीकरण 2 में या समीकरण 1 में लेके रखेंगे, फिर उससे हम x का मान प्राप्त कर लेंगे। अब ये तो कहने में आसान हो गया, लेकिन इसको हम करेंगे कैसे, इस चीज़ को, इस प्रश्न को हल करते हुए सीखते हैं कि विलोपन विधि में किसी भी चर को कैसे हम विलुप्त करते हैं। विलुप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहली चीज़ कि दोनों समीकरणों को हम ध्यान से देखते हैं कि दोनों समीकरण क्या दिए हुए हैं और उनमें जिस चर को गायब करना होता है उस चर के गुणांक को देखते हैं। जैसे हम क्या करते हैं कि इस प्रश्न नंबर 1 में, जो प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, इसमें हम y को गायब करने का प्रयास करते हैं। क्या करेंगे कि जो चर y है इसको हम गायब करेंगे। तो दोनों समीकरणों की हमें सहायता लेनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे कि जिस चर को गायब करना होगा उस चर के गुणांक को देखेंगे। जैसे हम y को गायब कर रहे हैं तो पहले समीकरण में y का गुणांक क्या है, 1 है। दूसरे समीकरण में y का गुणांक क्या है, -3 है। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर है, नहीं है। तो इनके संख्यात्मक मानों को हम बराबर करने का प्रयास करेंगे। संख्यात्मक मान कहने से क्या मतलब है, जैसे कि यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा हुआ है ना, तो अगर हम संख्यात्मक मान बात करेंगे तो ये 3 कहलाएगा। इसके चिन्ह को हम यहाँ पे भूलते हुए हम क्या करेंगे कि दोनों के जो y के गुणांक होंगे उसके संख्यात्मक मान को हम बराबर करने का प्रयास करेंगे। हम चाहें तो गुणांक को भी बराबर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हम ज़्यादातर संख्यात्मक मान को बराबर करके लेके चलते हैं। तो इसे भी हमें 3y बनाना पड़ेगा। तो 3y बनाने के लिए इस पूरे समीकरण में हम 3 से गुणा करेंगे। तो जब 3 से गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इस चीज़ को देखिएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में 3 से गुणा करते हैं तो ये समीकरण क्या प्राप्त होगा हमें, 3x प्लस का 3y बराबर का 5 3 15। और हमारा दूसरा समीकरण क्या है, हमारा दूसरा समीकरण है 2x माइनस का 3y बराबर का 4। अब इन दोनों समीकरणों को देखिए, ये 2 समीकरण हमें प्राप्त हो गए। अब इन दोनों समीकरणों को यदि हम आपस में जोड़ दें तो जोड़ेंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा, ये प्लस 3y माइनस 3y आपस में कट जाएंगे और 3x 2x क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा और बराबर का 19 प्राप्त होगा हमें। यहाँ देखिए, ये एक चर में हमें रैखिक समीकरण मिल गया। यहाँ से हम चर x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या ज्ञात होगा, 19/5 हमें ज्ञात होगा। अब इस x के मान को हम क्या करेंगे, किसी एक समीकरण में ले जाकर रख देंगे। या तो समीकरण 2 में हम ले जाकर रखेंगे या तो समीकरण 1 में हम ले जाकर रखेंगे। तो रखते हैं समीकरण 1 में। तो समीकरण में x का मान हम क्या रखेंगे, x प्लस y बराबर 5 दिया हुआ है, तो x का मान हम 19/5 रखते हैं। तो प्लस y बराबर 5 होगा। अब इसको और सरल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, y बराबर 5 माइनस 19/5। इसको सरल करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 25 माइनस 19/5 यानी कि 25 माइनस 19 6/5। तो हमें यहाँ पे x का मान क्या प्राप्त हुआ, 19/5 और दूसरा y का हमें क्या मान प्राप्त हुआ, 6/5। और इस प्रकार से हम इसे हल कर लेंगे। हमें इसका हल x और y का मान प्राप्त हो गया, जो कि हमने यहाँ पे क्या किया है, लिख लिया है। हम लिख दें कि अतः ये इसका मान है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का ये भी प्रश्न हो सकता है कि भाषा के साथ इसे लिख के हम कैसे हल करेंगे। देखिए, पहले प्रश्न को हमने क्या किया, समझा है कि कैसे विलोपन विधि से हल करते हैं। तो अगले प्रश्न से हम भाषा के साथ लिख के इसको हल करेंगे। यहाँ पे केवल हम लोगों ने विलोपन विधि को समझा है।
तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि विलोपन विधि क्या है। अगर नहीं भी समझ में आया है तो अगले प्रश्न में इसको और क्लियर कर देंगे। और एक बात और कि इस प्रश्न का अगर आपको लिख के आंसर चाहिए, जैसे भाषा के साथ लिख के हल करते हैं ताकि एग्जाम में वैसे हम लिख के आएँ तो हमें पूरे के पूरे नंबर प्राप्त हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, PDF लिंक, वहाँ से आप जाके गूगल ड्राइव पे उस PDF को डाउनलोड कर लेंगे। वहाँ पे सभी प्रश्नों के हल आपको प्रॉपर तरीके से भाषा के साथ मिल जाएंगे। और मैं एक और कोशिश करूँगा कि दूसरा PDF भी वहाँ पे एक मैं अटैच करूँ जिसमें प्रैक्टिस के लिए आपको प्रश्न दिए रहेंगे। NCERT में बहुत कम प्रश्न दिए हुए हैं, तो आप उन प्रश्नों को ईमानदारी के साथ क्या करेंगे, हल करेंगे और अपने टीचर से दिखाएंगे जहाँ भी स्कूल में या ट्यूशन में पढ़ते होंगे वहाँ पे। ठीक है, चलिए इस प्रश्न में आगे जो कह रहा है कि इस प्रश्न को हमें प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है, तो उसे भी हम हल कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, आगे समीकरण को लिख लेते हैं। हमारा समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। और दूसरा समीकरण हमारा क्या है, 2x माइनस का 3y बराबर शायद से 4 दिया हुआ है, यानी कि 4, ये समीकरण नंबर हमारा 2 है। तो प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम किसी एक समीकरण से एक चर का मान दूसरे चर के रूप में ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से हम समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 है। यहाँ से हम x का मान ज्ञात करेंगे तो 5 माइनस वाई प्राप्त होगा। इसको समीकरण नंबर हम 3 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि अब समीकरण 3 से इस x के मान को 5 माइनस वाई को समीकरण 2 में रख देंगे। तो लिख देते हैं कि समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर क्या प्राप्त होगा। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 2x माइनस का 3y बराबर का 4। इसमें हम मान को रखेंगे x के मान को, तो ये क्या हो जाएगा 2 गुणे 5 माइनस वाई माइनस का 3y बराबर का 4। इसको और सरल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 5 दूना 10 माइनस का 2y माइनस का 3y बराबर का 4। इसको और सरल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2y माइनस 3y माइनस का 5y हो जाएगा। और ये 10 बराबर के इस साइड जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो बराबर 4 माइनस क्या हो जाएगा, ये आएगा -6 के बराबर। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि -5y बराबर माइनस का 6, इसलिए y का मान क्या आएगा, 6/5 आएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं कि पुनः y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है, x बराबर 5 माइनस वाई, x बराबर 5 माइनस वाई। यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, 5 माइनस 6/5 यानी कि 25 माइनस 6/5। आंसर क्या आ जाएगा, 25 में 6 जाएगा 19/5। ये x का मान आ गया। हम लिख देंगे अतः x बराबर 19/5 तथा y बराबर क्या है 6/5। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एक बात अगर यहाँ पे आप ध्यान दे रहे होंगे तो जो हमने विलोपन विधि से इसका हल ज्ञात किया है, यहाँ पे भी हमें x का मान 19/5 और y का मान 6/5 प्राप्त हुआ है। अब आप इसमें से तुलना कर सकते हैं कि कौन सी विधि आपको आसान लगेगी। यहाँ पे हमने इस विधि में क्या किया है, भाषा का प्रयोग नहीं किया है। तो अगले प्रश्न में हम निर्णय लेंगे कि कौन सी विधि हमारे लिए उपयुक्त है, जिससे हम 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म को हल कर सके आसानी से। चलिए इसी प्रकार से हम प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 में भी 2 समीकरण दिए हुए हैं। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे विलोपन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं विलोपन विधि से हल। इससे हम विलोपन विधि से हल करने वाले हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो समीकरण दिए हुए हैं उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखेंगे। देखने के बाद हमें प्राप्त होता है ये 3x है प्लस 4y बराबर का 10, समीकरण 1 है। दूसरा समीकरण क्या है, 2x माइनस का 2y बराबर का 2 है। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अगर y को हम विलुप्त कर दें तो हमें x में एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा, रैखिक समीकरण। y को विलुप्त करना हमारे लिए आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि ये माइनस चिन्ह है, यहाँ पे प्लस चिन्ह है। अगर इस समीकरण में हम 2 से गुणा कर दें तो ये सभी पद 2 से गुणा हो जाएंगे, तो यानी कि ये 4y बन जाएगा। और दोनों को जोड़ देंगे तो ये वाला पद कट जाएगा और ये आपस में जुड़ जाएंगे और एक x में रैखिक समीकरण प्राप्त होगा, जिससे हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम लिखते हैं इसको भाषा के साथ। हम क्या करते हैं, लिख देते हैं समीकरण
2 में 2 से गुणा कर समीकरण 1 में, समीकरण यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, समीकरण 1 में जोड़ने पर। इस चीज़ को हम और आसानी से लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि समीकरण 2 गुणे 2 प्लस समीकरण 1, ऐसे भी शॉर्टकट के रूप में हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे या करके लिख लेते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं और जल्दी हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में 2 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, पहला पद 4x माइनस का दूसरा पद 4y, ये 4y होगा बराबर का 4, और समीकरण नंबर 1 हमारे लिए क्या है, 3x प्लस का 4y बराबर का 10। इसको जब हम आपस में जोड़ेंगे तो ये पद कट जाएंगे, 4 और 3x क्या हो जाएंगे, 7x बराबर का 14 हो जाएगा। यहाँ से हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं कि x बराबर 14 बट्टे, यानी कि x का मान हमें क्या प्राप्त होगा, इसलिए x बराबर 2 हमें प्राप्त होगा। अब इस x के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख के हम y का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि अब x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारे लिए, यहाँ पे देखेंगे 3x प्लस 4y बराबर का 10, 3x प्लस 4y बराबर का 10, यहाँ पे x का मान 2 रखेंगे तो 3 गुणे 2 प्लस 4y बराबर का 10। इसको और सरल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 प्लस 4y बराबर का 10। यहाँ से 4y का जब हम मान निकालेंगे तो 10 माइनस 6 यानी कि 4 आएगा, इसलिए y का मान क्या हो जाएगा, 4 बटे 4 यानी 1 के बराबर हो जाएगा। तो अतः x का मान क्या आया, x बराबर 2 तथा y बराबर हमें 1 प्राप्त हो गया। ये इसका क्या हो गया, हल हो गया। किसका हल, जो ये रैखिक समीकरण हमें युग्म दिया हुआ है इसका हल। किस विधि से, विलोपन विधि से। इसको हम चाहें तो प्रतिस्थापन विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। मैं यहाँ पे केवल प्रतिस्थापन विधि से जो डायरेक्ट हल होगा समीकरण को हल करने के लिए हम वो करते हैं, भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। तो चलिए इससे भी हम हल करके आपको दिखा देते हैं ताकि आपको संतुष्टि मिल जाए कि इस प्रश्न को कैसे किया जाएगा। फिर से मैं आपको एक बार बता दूं कि भाषा के साथ दोनों विधियों से आपको हल का PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो उसे जरूर चेक कीजिएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। लिख लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से हल। यहाँ पे इसको हम हल करेंगे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 3x प्लस 4y बराबर का 10, समीकरण 1 है, और 2x माइनस का 2y बराबर का 2 समीकरण नंबर 2 है। तो हम क्या करते हैं कि समीकरण 2 से 2x माइनस 2y बराबर 2 है, तो इसको और आगे सरल करेंगे तो यहाँ से 2x बराबर 2 प्लस 2y हमें प्राप्त होगा। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 2 प्लस 2y बट्टे 2, 2 से 2 कॉमन आगे कट जाएगा तो 1 प्लस का y बचेगा, इसलिए यहाँ पे x का मान 1 प्लस का y प्राप्त होगा। इसको हम समीकरण नंबर 3 मान सकते हैं। अब इस x के मान को जो हम समीकरण 2 से प्राप्त किए हैं समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 3x प्लस 4y बराबर 10 में हम x का मान क्या रखते हैं, 3 इंटू 1 प्लस का y प्लस का 4y बराबर का 10। यहाँ से इसको सरल करेंगे तो 3y प्लस का 3 प्लस 3y प्लस का 4y बराबर का 10। यहाँ से इसको और सरल करेंगे तो 3y प्लस 4y 7y हो जाएगा, ये 3 उधर जाएगा तो 10 माइनस का 3 हो जाएगा, यानी कि ये बचेगा 7 के बराबर। तो यहाँ से 7y बराबर 7 हो जाएगा, यानी कि y का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा, इसलिए y बराबर 1। अब इस y के मान को हम समीकरण 3 में रखेंगे तो x बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, 1 प्लस का y, यानी कि 1 प्लस का 1 बराबर 2, इसीलिए x बराबर 2 तथा y बराबर हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे केवल मैंने लिख के हल करने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है।
भाषा के साथ आपको हल डिस्क्रिप्शन में PDF रूप में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप चेक करेंगे। दोनों प्रश्नों में जैसे विलोपन विधि से हमने हल किया था तो x का मान 2 y का मान 1 आया है, प्रतिस्थापन विधि से भी हल किया है तो x का मान 2 और y का मान 1 आया है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं कि इसको विलोपन विधि से कैसे करेंगे। यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले फिर से समझते हैं कि विलोपन विधि में हल करने के लिए हम दोनों समीकरणों को पहले ध्यान से देखेंगे और उसके बाद हम ये निर्णय करेंगे कि किस चर को हम विलोपित करें यानी कि हटाएं। गायब करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी कार्य करना पड़ेगा दोनों समीकरणों में या तो किसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा या किसी संख्या से भाग देना पड़ेगा। अधिकतर हम क्या करते हैं, गुणा ही करते हैं। हम ये कार्य एक साथ इस समीकरण में भी कर सकते हैं, इस समीकरण में कर सकते हैं। किस लिए ये कार्य हम कर रहे हैं, जिस चर को हम विलोपित कर रहे हैं यानी गायब कर रहे हैं उसके गुणांक को या गुणांक के संख्यात्मक मान को बराबर करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। तो इस समीकरण में हम देखें तो देखिए ये x को इसमें हम गायब करते हैं, तो x में गायब करने के लिए इन दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण में इसमें या तो 1/3 से गुणा कर दीजिए या इस समीकरण में आप केवल 3 से गुणा कर दीजिए। 3 से गुणा करेंगे तो जो समीकरण बनेगा और दोनों को आपस में लिखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे पहले ही निर्णय कर लेंगे कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कटेंगे या इन दोनों को घटाएंगे तो ये कटेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिख लेते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं विलोपन विधि से हल। मैं एक काम करता हूं यहाँ पे कि केवल मैं इन प्रश्नों को विलोपन विधि से ही हल करता हूं। प्रतिस्थापन विधि तो आपने बहुत अच्छे तरीके से सीखा है, उससे आप हल कर ही सकते हैं। तो केवल विलोपन विधि से इसे हम हल करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहला कार्य कि समीकरण एक में 3 से गुणा करेंगे और उसमें से समीकरण 2 को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। समीकरण 2 को घटा देंगे। तो इस कार्य को हम करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे। समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9x माइनस का 15y माइनस का 12 बराबर का 0। समीकरण नंबर 1 हमें मिलेगा और समीकरण नंबर 2 हमें दिया हुआ है 9x बराबर 2y प्लस का 7। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बराबर के इस साइड जो दोनों पद हैं इसको बराबर के लेफ्ट साइड में लेके आते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं और माइनस का 2y माइनस का 7 बराबर का 0 लिखते हैं। अब इसमें से इसको हमने घटाया है ना, समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाया है, तो आपको बीजगणितीय घटाव तो आता ही होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इस पद का भी चिन्ह बदल जाएगा, इस पद का भी चिन्ह बदल जाएगा और इस पद का भी चिन्ह बदल जाएगा। चिन्ह बदलता है तो क्या होता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये हो जाता है। अब ये कैसे होता है, बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन होता है, तो इस चीज़ को समझ लेते हैं। इस जीरो को भूलते हुए हम क्या करते हैं, इन दोनों बहुपदों को हम क्या करते हैं, एक दूसरे में से घटाते हैं। तो 9x माइनस का 15y माइनस का बराबर घटाना है किसको, 9x माइनस का 2x माइनस 7 को हमें घटाना है। तो घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 9x माइनस का 15y माइनस का 12। इस माइनस चिन्ह में प्रत्येक पद में गुणा होगा माइनस चिन्ह से, तो माइनस का 9x हो जाएगा। फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 2x, फिर ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, गुणा होगा तो प्लस का 7। और इसी चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, चिन्ह को बदल के यहाँ पे। तो घटाव की प्रक्रिया में क्या होता है बीजगणितीय में, जिसको हम घटाते हैं उसके चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि 9x माइनस 9x आपस में कट जाएंगे, माइनस 15x प्लस 2y लिखा हुआ है तो माइनस का 13y हो जाएगा, माइनस 12 और प्लस 7 है तो माइनस का 5 हमें प्राप्त होगा और बराबर का 0 प्राप्त होगा। यहाँ पे हम देखेंगे तो y चर में, एक चर में रैखिक समीकरण हमें प्राप्त हो गया। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं माइनस 13y बराबर का 5। यहाँ से इसको और अगर हम सरल करें तो y का मान हम ज्ञात कर सकते हैं कि 5 बट्टा माइनस का 13, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि y बराबर माइनस 5 बट्टा 13। यहाँ से हमें y का मान प्राप्त हो गया। अब इस y के मान को हम क्या करेंगे कि अब y बराबर माइनस 5 बट्टे 13 समीकरण 1 में रखने पे, समीकरण 1 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर हमें क्या प्राप्त होगा। यहाँ पे देखिए समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस का 5y माइनस का 4, 3x माइनस का 5y माइनस का 4 बराबर का 0। यहाँ पे y के मान को हम रख रहे हैं, ये 3x माइनस का 5 इंटू माइनस 5 बट्टे 13 माइनस का 4 बराबर 0। सरल करते हैं इसको और ये 3x माइनस माइनस प्लस 25 बट्टे 13 माइनस का 4 बराबर का 0 और सरल करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 33 39x प्लस का 25 माइनस 33 39 चौका
52 बराबर का 0। यहाँ पे जो बट्टा में आएगा 13 उसको 0 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो इस स्टेप को हमने क्या कर दिया है, गायब कर दिया है। अगले चरण पे चलते हैं, इसको सरल करते हैं। +25 - 52 ये क्या हो जाएगा, ये पहले 39x हो जाएगा। इसको सरल करेंगे तो -52 ज़्यादा है, तो -52 में से 25 को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 12 में से 5 जाएगा तो 7 हो जाएगा, और 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, यानी माइनस चिन्ह के साथ और बराबर का 0। जब यहाँ से हम x का मान ज्ञात करेंगे तो 27/39 आएगा। ये 3 से कट सकता है क्या, 3 9 27, 13 39, यानी कि हमें क्या प्राप्त होगा, 9/13 प्राप्त होगा। अतः x का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, 9/13 प्राप्त हुआ, तथा y का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, y का मान हमने क्या प्राप्त किया था, यहाँ पे जो हमने इसमें रखा था -5/13 प्राप्त किया था। अतः x और y के मान हमने ज्ञात कर लिए। इस प्रश्न को आप प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे, ईमानदारी के साथ हल करेंगे, कोई चीटिंग नहीं, और उसके बाद आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि हाँ मैंने हल किया है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 4 है, इसको भी विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से हल करना है। तो चलिए इसको सबसे पहले हम विलोपन विधि से देखते हैं। विलोपन विधि से हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्न को ध्यान से देखेंगे और ये हम निर्णय करेंगे कि किस चर को हमें विलुप्त करना है। तो दोनों समीकरणों को हम देख रहे हैं तो हमें प्राप्त हो रहा है कि ये माइनस चिन्ह है, ये प्लस चिन्ह है, और इन दोनों को हम चाहें तो जोड़ के एक दूसरे में हम कटा सकते हैं। कटाने के लिए हम क्या करेंगे, किसी एक समीकरण में, जैसे कि ऊपर वाले समीकरण में 2/3 दिया हुआ है y का गुणांक, यहाँ पे 1/3 दिया हुआ है, तो इसमें हम 2 से गुणा कर सकते हैं। 2 से गुणा करने के बाद दोनों को जोड़ेंगे तो इनके गुणांक का संख्यात्मक मान बराबर हो जाएगा। तो जोड़ने के बाद ये कट जाएंगे और x में एक हमें रैखिक समीकरण प्राप्त होगा। तो इस चीज़ को हम लिख लेते हैं कि समीकरण 2 में हम किस में गुणा करेंगे तो बराबर हो जाएंगे, इसमें समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 गुणे 2 प्लस समीकरण 1, समीकरण 1, इस क्रिया को करते हैं। समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2x माइनस का 2y/3 बराबर का 6। और पहला समीकरण क्या है, x/2 प्लस का 2y/3 बराबर का -1। इनको हमें क्या करना है, आपस में जोड़ना है। कटाने के लिए जब जोड़ेंगे तो ये दोनों पद कट जाएंगे y वाले आपस में, और ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस का x/2 बराबर का 6 और -1 5 प्राप्त होगा। इसको जब हम सरल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एलसीएम लेंगे तो 4x प्लस का x/2 बराबर का 5। इसको और सरल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 5x बराबर 10, यानी x का मान, इसलिए x बराबर 10/5 यानी कि 2 प्राप्त होगा। अब हम क्या करेंगे कि अब x बराबर 2 समीकरण 1 में या समीकरण 2 में किसी एक में रख देंगे। तो हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 में ही रख लेते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पे समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है हमारे लिए, समीकरण 1 है x/2 प्लस का 2y/3 बराबर का -1। रखते हैं किसका मान, x का मान 2, तो 2/2 प्लस 2y/3 बराबर का -1 होगा। इसको सरल करेंगे तो ये कट जाएगा तो 1 प्राप्त होगा, यानी कि हम क्या लिखेंगे कि 1 प्लस 2y/3 बराबर का -1। इसको और सरल करेंगे तो 2y/3 बराबर, ये 1 इधर जाएगा RHS में जाएगा तो उसका भी चिन्ह बदल जाएगा, माइनस ही होगा, -1 -1 -2 हो जाएगा। इसको और सरल करेंगे, 2y बराबर -6 प्राप्त होगा, y का मान -6/2, यानी इसलिए y का मान हमें -3 प्राप्त होगा। अतः हम लिख देंगे कि अतः x बराबर क्या प्राप्त हुआ है, 2, तथा y बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ, -3 प्राप्त हुआ, और इसे हमने क्या किया, विलोपन विधि से हल कर दिया। उम्मीद है आपको अब लग रहा होगा कि विलोपन विधि आसान है। देखिए, एक बात मैंने आपसे बोली थी कि आगे प्रश्नों को हल करते हुए हम देखेंगे कि कौन सी विधि आपके लिए आसान है या उपयुक्त है। तो इन दोनों विधियों से हमें लगता है कि प्रतिस्थापन विधि में हमें ज़्यादा लिखना पड़ता है, विलोपन विधि में हमें कम लिखना पड़ता है। तो हमारे लिए तो विलोपन विधि ही कैसा है, उपयुक्त है। ऐसा चाहे तो हम लिख सकते हैं। आपके लिए अगर प्रतिस्थापन विधि आपको आसान लगता है तो प्रतिस्थापन लिख देंगे कि ये हमारे लिए उपयुक्त है।
देखिए, हालांकि ऐसा प्रश्न आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है कि दो विधियों से हल कीजिए और किसी एक विधि को अब बताइए कौन विधि अच्छा है कौन विधि खराब है, ऐसा नहीं है। सभी विधियां हल निकालने के लिए अपने अपने जगह पे सही है। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगले प्रश्न को हल करते हैं। इस 4 नंबर प्रश्न को आप क्या कीजिएगा, प्रतिस्थापन विधि से खुद से हल करने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपको एक बार और बता दूं कि इसका जो भी PDF लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा, भाषा के साथ वो लिखे हुए सभी हल मिल जाएंगे आपको, तो उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2। इसे भी पढ़ के पहले समझते हैं, उसके बाद हल करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। नीचे कुछ समस्याएं दी गई हैं, शाब्दिक समस्याएं। इसको हम क्या करना है, इससे एक हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और हमें पहले ये जांचना है कि क्या इनका हल है कि नहीं है। अगर इनका हल होगा यानी कि अस्तित्व होगा, उसके बाद इनसे हमें विलोपन विधि से ज्ञात करना पड़ेगा। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है। इससे पहले भी हम लोगों ने शाब्दिक समस्याओं को देखा है, यहाँ भी शाब्दिक समस्याओं को देख रहे हैं। सबसे पहले शाब्दिक समस्याओं को करने के लिए 1 या 2 बार आपको अच्छे तरीके से पढ़ना होता है। अगर 1 या 2 बार अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो प्रश्न को आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। जो प्रश्न बोलेगा वो हम करते जाएंगे, हमारा समीकरण युग्म बन जाएगा और समीकरण युग्म को हम हल करना जानते हैं। विलोपन विधि अभी सीख रहे हैं, विलोपन विधि से इस प्रश्नावली को कर रहे हैं तो विलोपन विधि से ही हम करेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 1 क्या है 2 का, इसको पढ़ते हैं। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? हमसे भिन्न पूछ रहा है और इस प्रश्न में हमसे क्या कहा जा रहा है कि जो भी भिन्न है अगर उसके अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो वो 1 के बराबर हो जाती है। जैसे कि प्रश्नावली हम लोगों ने 3.3 में भी एक भिन्न का प्रश्न किया था और यहाँ भी हमें भिन्न का एक प्रश्न करना है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो भिन्न का अंश है, अंश x है और हर क्या है, हर y है। या हम मान सकते हैं कि जो हमारा भिन्न है, भिन्न इसको लिख लेते हैं, भिन्न ये क्या है, x/y है। अब हमसे प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न से या प्रश्न के अनुसार या प्रश्न अनुसार, प्रश्न हमसे कह रहा है एक स्थिति में, इस स्थिति में कि यदि हम अंश में क्या करें, x में 1 जोड़ दें और हर में से हम 1 घटा लें तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। देखिए एक ये आसान सा समीकरण बन गया, 2 चर में एक रैखिक समीकरण बन गया। इसको और हम अगर सरल रूप में लिखने का प्रयास करें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो x प्लस का 1 बराबर y माइनस का 1 प्राप्त होगा। इसको और हम व्यवस्थित करते हैं तो x माइनस वाई प्लस का 2 बराबर 0 हमें प्राप्त होगा और इसे हम समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। दूसरी स्थिति में हमें क्या कहा जा रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो हम पहले भिन्न लिख लेंगे, x/y हमारा भिन्न है, हर में 1 जोड़ने पे ये 1/2 के बराबर हो जाती है। तो यहाँ से भी हम एक भिन्न प्राप्त कर सकते हैं। इसको और सरल रूप में लिखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x बराबर y प्लस का 1 हो जाएगा। पुनर्व्यवस्थित करेंगे तो 2x माइनस का y माइनस का 1 बराबर हमें 0 प्राप्त होगा। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब इस प्रश्न में हमसे कहा जा रहा है कि यदि इनका अस्तित्व है, यानी इनका अगर हल होगा तो इन्हें हम ज्ञात करेंगे। तो हमें यहाँ पे जांचना होगा कि क्या इन समीकरण के हल हैं। तो हम इन्हें जांचने के लिए क्या करेंगे, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की आपस में तुलना करेंगे। तो यहाँ से हम देखें तो a1/a2 क्या हो जाएगा, a1/a2, a1 क्या है, x का गुणांक 1 है, इसमें a2 क्या है, x का गुणांक 2 है, यानी कि 1/2 प्राप्त होगा। b1/b2 हमें क्या प्राप्त होगा, y का गुणांक माइनस का 1 है, इसमें भी माइनस का 1 है, -1/-1 1 प्राप्त होगा। c1/c2 हमें क्या प्राप्त होगा, c1 क्या है, 2 है और c2 क्या है, माइनस का 1 है, यानी कि माइनस का 2/1 हमें प्राप्त होगा। यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, यानी कि जो हमें रैखिक समीकरण युग्म प्राप्त हुआ है उसका केवल और केवल एक हल होगा, यानी कि इसका हम हल ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इसका हम हल ज्ञात करते हैं। हल ज्ञात करने के लिए हमसे क्या बोला गया है कि हमें विलोपन विधि का प्रयोग करना है। तो हम कैसे करते हैं विलोपन विधि से हल, ये तो हमने अभी सीखा। तो चलिए दोनों समीकरणों को एक साथ करके समीकरण 1 और समीकरण 2 लिख लेते हैं। हमारे लिए समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई प्लस का 2 बराबर का 0 समीकरण नंबर 1 है।
और समीकरण नंबर 2 क्या है, 2x माइनस का y माइनस का 1 बराबर का 0 समीकरण नंबर 2 है। इन दोनों समीकरणों को हमें ध्यान से देखना है और ये निर्णय लेना है कि किस चर को हमें विलोपित करना है, यानी गायब करना है। तो हम किसी भी चर को कर सकते हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि y का जो गुणांक है दोनों का -1 है। इन दोनों समीकरणों को आपस में हम घटा दें तो ये कट जाएंगे। हम चाहें तो ये भी कर सकते हैं। हमें ये भी दिख रहा है कि x का गुणांक 1 है, यहाँ पे x का गुणांक 2 है। इसमें हम 2 से गुणा करके इस समीकरण में से इस समीकरण को घटा देंगे तो भी एक चर में हमें y में एक रैखिक समीकरण प्राप्त होगा और वहाँ से y का मान ज्ञात करेंगे। y का मान किसी एक समीकरण में रख के x का मान ज्ञात कर सकते हैं। हम क्या करते हैं कि कुछ नहीं करते हैं, समीकरण 1 माइनस 2 कर लेते हैं। हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 माइनस 2 या समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर लेते हैं। ये हमारे लिए क्या होगा, आसान होगा। तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस का y माइनस का 1 बराबर 0 और ये हो जाएगा x माइनस का y प्लस का 2 बराबर 0। इनका चिन्ह बदलेगा, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये कट जाएंगे, ये तो शहीद हो गए। अब क्या बचा, 2x माइनस का x, ये x बचेगा। फिर आगे माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 बराबर का 0। यहाँ से x का मान क्या ज्ञात हमें होगा, x बराबर हमें 3 प्राप्त हो जाएगा। अब इसके आगे क्या करते हैं, इस x के मान को किसी एक समीकरण में ले जाके हम रख देते हैं। जैसे कि समीकरण 2 में हम ले जाकर रख देते हैं इस x के मान को, तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हमारे लिए क्या है कि 2x माइनस वाई माइनस का 1 बराबर 0 समीकरण नंबर 2 है। तो इसको हम इसमें x का मान क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो 2 गुणे 3 माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0 होगा। यानी कि यहाँ से इसको सरल करेंगे तो 6 माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0 प्राप्त होगा। यहाँ से माइनस वाई बराबर माइनस का 5 प्राप्त होगा। यानी कि y का मान हमें क्या प्राप्त होगा, 5 के बराबर प्राप्त होगा। हमारा भिन्न क्या है, हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, x और y का मान ज्ञात नहीं कर रहे हैं, हम भिन्न ज्ञात कर रहे हैं। भिन्न है हमारा x बट्टा y, यानी कि हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, भिन्न 3/5 प्राप्त हो जाएगा। तो उम्मीद है कि 2 नंबर का 1 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे हमें दिया हुआ है ये आपको समझ में आया और आपसे ये कहा जाए कि बिना हिंट लिए फिर से इस प्रश्न को एक बार हल कीजिए तो आप कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 पे, और इसको पढ़ के समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद इसे हम हल करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है। देखिए एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ के एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं। 5 वर्ष पूर्व यानी कि 5 वर्ष पहले नूरी नाम की एक लड़की का आयु सोनू नाम के एक लड़के के आयु से 3 गुनी थी। कितनी थी, 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात यानी कि 10 वर्ष बाद जो नूरी की आयु है सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो हमें ज्ञात करना है कि नूरी की आयु क्या है अभी और सोनू की आयु क्या है अभी। तो अभी के आयु के लिए, वर्तमान आयु के लिए हम क्या करेंगे कि मान लेंगे कि सोनू का आयु कुछ है और नूरी की आयु कुछ है। हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि नूरी की आयु, नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष है, तथा सोनू की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं, सोनू की वर्तमान आयु हम y वर्ष मान लेते हैं। अब हमसे प्रश्न जो कहेगा उसके अनुसार हम समीकरण बनाने का प्रयास करेंगे। हमसे प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार हमसे प्रश्न 2 स्थितियों में कुछ कह रहा है। पहले स्थिति ये है, इसमें कुछ कहने का प्रयास कर रहा है प्रश्न। इसमें कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु कुछ ना कुछ होगी। क्या होगी, नूरी की आयु x माइनस 5 होगी और सोनू की आयु क्या होगी, y माइनस 5 होगी। क्या होगी, y माइनस 5 होगी। अब इन दोनों में क्या संबंध है कि जो नूरी की आयु है सोनू की आयु से कितनी है, 3 गुनी ज़्यादा है। तो इन दोनों की आयु को अगर हमें बराबर करना होगा तो हम क्या करेंगे, या तो इसमें हम 3 से भाग दे दें या इसमें हम 3 से गुणा कर दें। तो बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें 3 से गुणा कर देते हैं, तो दोनों की आयु क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। इसको अगर हम और सरल करेंगे तो हमें एक सरल सा समीकरण प्राप्त होगा, x माइनस 5 बराबर
3y माइनस का 15। इसको और सरल करते हैं तो x माइनस 5 माइनस 3y प्लस का 15 बराबर का 0। ये और सरल रूप में आएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3y प्लस का 10 बराबर का 0। इसको हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। प्रश्न दूसरी स्थिति में एक और चीज हमसे कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु क्या होगी, x प्लस का 10 होगी, और सोनू की आयु क्या होगी, y प्लस का 10 होगी। और इसमें क्या है संबंध इन दोनों के बीच में कि जो नूरी की आयु है ये सोनू की आयु की 2 गुनी रह जाएगी, यानी बच जाएगी। यानी कि अभी भी नूरी सोनू से 2 गुनी ज़्यादा है, तो 2 गुनी ज़्यादा है, तो इन दोनों की आयु को बराबर करने के लिए नूरी की आयु में या तो हम 2 से भाग देंगे या हम सोनू की आयु में 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो चलिए इसके लिए भी एक हम समीकरण बनाते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे 10 वर्ष बाद की आयु, नूरी की आयु क्या होगी, x प्लस का 10, और सोनू की आयु क्या होगी, y प्लस का 10। इसको कर लेते हैं और इन दोनों को बराबर करना है, तो यानी इसमें हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, x प्लस का 10 बराबर का 2y प्लस का 20। इसको और सरल रूप में लिखेंगे तो x माइनस का 2y प्लस का 10 माइनस का 20 माइनस का 10 हो जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, माइनस का 10 बराबर का 0 लिख लेते हैं। ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो जाएगा। अब इस प्रश्न को हमें ये जांचना होगा कि क्या इसका कोई हल है भी कि नहीं है, ये अस्तित्व में है कि नहीं। होगा तो हल करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2 हम ज्ञात करेंगे। समीकरण 1 में a1 क्या है, 1 है, b1 क्या है, 1 है, 1 बट्टा 1 यानी कि 1 के बराबर प्राप्त होगा। दूसरे समीकरण में b1 क्या है, माइनस का 3 है, माइनस का 3, b2 क्या है, माइनस का 2 है, यानी कि हमें 3 बट्टा 2 प्राप्त होगा। c1 बट्टा c2 की बात करें तो 10 बट्टा माइनस 10, 10 बट्टा माइनस का 10, यानी कि माइनस 10 बट्टा 10 ही प्राप्त होगा, सेम ही चीज़ प्राप्त होगा। यहाँ पे हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो a1 बट्टा a2 है बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के, यानी कि इसका एक अद्वितीय हल होगा, एक हल होगा। तो इसको हमें ज्ञात करना पड़ेगा। ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि से हल करने के लिए दोनों समीकरणों को हम क्या करते हैं, पास में लेके जाते हैं और उन्हें लिख लेते हैं। समीकरण नंबर 1 को हम कॉपी कर लेते हैं, अगले पेज पे चल के यहाँ पे इनको हम पेस्ट कर देते हैं। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार से हम समीकरण नंबर 2 को भी कॉपी कर लेते हैं। समीकरण नंबर 2 हमारे लिए ये है, इसको भी कॉपी करके अगले पेज पे ले जाके इसको भी हम क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 हमें प्राप्त हो गए। अब हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को ध्यान से देखेंगे और ये निर्णय लेंगे कि किस चर को हमें गायब करना है। तो हमें यहाँ पे लग रहा है कि हम चर x को गायब कर देते हैं। चर x को गायब करने के लिए हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे, तो इनका दोनों का चिन्ह समान है, यानी कि घटाएंगे तो 1 का चिन्ह इसका माइनस हो जाएगा, ये कट जाएंगे और y में हमें एक चर में एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा। घटाते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, या समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, इसको ऐसा लिख लेते हैं, x माइनस 3y प्लस का 10 बराबर का 0, x माइनस 2y माइनस का 10 बराबर का 0। जब घटाएंगे तो इनका चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये कट जाएंगे, माइनस का 3y प्लस का 2y माइनस का y बचेगा, प्लस का 10 प्लस का 10 प्लस का 20 हो जाएगा बराबर का 0, यानी कि y का मान हमें क्या प्राप्त होगा, 20 प्राप्त होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे कि अब y बराबर 20 हम किसी एक समीकरण में रखेंगे। हम रख देते हैं समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा, समीकरण 1, x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, यानी कि x माइनस 3 गुणे 20 प्लस का 10 बराबर का 0। x का मान क्या आएगा, x का मान ये 20 × 60 माइनस का 10, यानी कि 50 प्राप्त होगा। अतः हम यहाँ पे लिख देंगे, अतः x बराबर, x क्या है, नूरी की आयु है, नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष तथा
y बराबर सोनू की आयु, किसकी आयु, सोनू की आयु बराबर y का मान 20 वर्ष, यानी कि इनका वर्तमान आयु क्या है 50 वर्ष और 20 वर्ष। अब ये सही है कि नहीं इसके जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों में x और y का मान रख के जांच कर लेंगे कि क्या ये मान सही आए हैं कि नहीं आए हैं। तो उम्मीद है कि प्रश्न नंबर जो ये हमारा कितना था, प्रश्न नंबर 2 था, ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे हल करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं कि प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है। इसे सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, इसके बाद इसे समझेंगे, उसके बाद इसे हम हल करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। एक बार इस प्रश्न को और पढ़ते हैं और समझते हैं, उसके बाद इसे हम हल करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या का योग 9 है। 2 अंक की क्या संख्या होती है, इस चीज़ को सबसे पहले समझते हैं। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 10 और सबसे बड़ी संख्या होती है 99, और इनके बीच में जो भी संख्याएं आएंगी वो सभी संख्याएं 2 अंक की होती है। और इस प्रश्न में हमसे कह रहा है कि इनमें से किसी एक संख्या को अगर हम उठाते हैं और उनके अंकों को जोड़ते हैं, जैसे कि अगर 10 लिखा हुआ है तो इस स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, जो पहले स्थान पे आता है दाहिने से, इसको हम इकाई बोलते हैं, और जो 2 नंबर पे आता है उसको हम क्या बोलते हैं, दहाई बोलते हैं। तो 2 अंक की संख्या दी गई है और इन 2 अंक की संख्या में किसी भी एक संख्या को हम उठा लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि 27 को हम उठाते हैं, तो इन दोनों अंकों को, इकाई के अंक को और दहाई के अंक को अगर हम जोड़ते हैं तो उनका योग क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। जैसे कि 2 + 7 करते हैं तो 9 प्राप्त होता है, ये ऐसे बन रहा है। जरूरी नहीं है कि इस उदाहरण पे ये प्रश्न यही आंसर आए, लेकिन हम बता रहे हैं आपको समझाने के लिए। फिर आगे कह रहा है हमसे कि इस संख्या का 9 गुना, यानी कि इस 27 का 9 गुना, तो 27 गुणा हम 9 लिख देंगे। 27 गुणे 9 क्या हो रहा है, संबंध एक दिया हुआ है कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, हमारी संख्या क्या है 27 है, इसके अंकों को पलटेंगे, यानी कि इकाई स्थान के अंक को हम क्या ले जाएंगे, दहाई पे ले जाएंगे, और दहाई के अंक को इकाई पे ले जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 72 बन जाएगा। पहले 27 है, इसको अंकों को पलटेंगे, 2 के जगह पे 7, 7 के जगह पे 2, तो ये 72 बन जाएगा। तो अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, यानी कि 2 गुणे ये संख्या बराबर है, कौन सी संख्या, ये संख्या और ये संख्या। देखिए ये वास्तव में तो बराबर नहीं है, लेकिन प्रश्न ऐसा कह रहा है, हम 27 को उदाहरण लेके समझ रहे हैं, तो समझने का प्रयास कीजिएगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूं और ये प्रश्न क्या कहना चाहता है। तो हमें क्या करना है, उस संख्या को ज्ञात करना है, किस संख्या को, कि जिस संख्या के, मतलब 2 अंक की संख्या के इकाई और दहाई स्थान के अंकों का योग क्या है, 9 है, और उस संख्या को पलटने के बाद बनी संख्या का 2 गुना आपस में बराबर है, तो उस संख्या को ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कोई लॉजिक नहीं है, एक बचपन का लॉजिक जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा करते थे उसका प्रयोग करना है। यदि आप सभी को याद हो तो हम लोगों ने स्थानीय मान पढ़ा है और किसी भी एक संख्या को विस्तार रूप में लिखना जाना है। कैसे जाना है इस चीज़ को समझते हैं। अगर मैं आपसे कह दूं कि यहाँ पे 240 लिखा हुआ है, इसको विस्तार रूप में लिखिए, तो हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 का स्थानीय मान आपसे पूछा जाए तो आप 200 लिख देंगे, प्लस इस संख्या को हम ऐसे 40, और प्लस का चाहे तो इकाई स्थान वाले अंक को 0 लिख सकते हैं, या इसको 240 ना मान के हम 241 मानते हैं, तो +1 का इस रूप में हम इसे विस्तार रूप में लिख सकते हैं और लिखते भी हैं। ये क्या होता है, 3 अंक की संख्या का सामान्य रूप होता है। इसको ऐसे भी लिखते हैं, हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 गुणे 100 प्लस 4 गुणे 10 प्लस का 1। ये 1 क्या है, इकाई स्थान वाला अंक है, ये 4 क्या है, दहाई स्थान वाला अंक है, ये 2 क्या है, सैकड़ा स्थान वाला अंक है, और ये देखिए ये इकाई स्थान पे 1, दहाई स्थान पे 4 और सैकड़ा स्थान पे क्या है, 2 है। इसी प्रकार से क्या होता है, 2 अंक की संख्याओं के लिए, 2 अंक की संख्याओं के लिए हम लिखते हैं, जैसे कि मान लें कि हम 27 उदाहरण लिए हैं, तो 27 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 20 प्लस का 7, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 गुणे 10 प्लस का 7। ये 7 क्या है, इकाई स्थान का अंक है, 2 क्या है, दहाई स्थान का अंक है, और इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। इसको भी सरल करिएगा तो ये 27 ही आएगा, ठीक है। तो इसका सामान्य रूप क्या होता है, अगर हम जनरल रूप की बात करें कि 2 अंक की संख्या का जनरल रूप क्या होता है, किसी भी संख्या को आप उस रूप में लिख सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि इकाई स्थान का अंक a है, दहाई स्थान का अंक b है, तो इसको हम b गुणे 10 प्लस का a लिख सकते हैं, या हम ऐसे मान लें
x और y के रूप में अगर हम मान लेते हैं कि एक संख्या x है, एक y है, यानी कि इकाई का अंक y है और दहाई का अंक क्या है, x है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10x प्लस का y। ये किसी भी दो अंक की संख्या का सामान्य रूप या व्यापक रूप होता है। और इसी चीज़ का प्रयोग करके हमें क्या करना है, इस प्रश्न को हल करना है। कैसे करेंगे, चलिए इसको लिखते हुए हम हल करते हैं और समीकरण प्राप्त करते हैं। इन सारी चीज़ों को मिटा लेते हैं। उम्मीद है कि ये प्रश्न समझ में आ गया होगा कि प्रश्न क्या कहना चाहता है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहली चीज़ हम मान लेते हैं कि माना कि संख्या का इकाई स्थान को हम x मान लेते हैं। हमने अभी इकाई स्थान को y मान के समझा था, लेकिन यहाँ पे हम x मान लेते हैं। y मानना चाहें तो y भी मान सकते हैं, चलिए हम y ही मान लेते हैं। इकाई स्थान क्या है, x है, तथा संख्या का जो दहाई स्थान है, दहाई स्थान को हम x मान लेते हैं। तो हमारी दो अंक की संख्या क्या होगी, इस बात को आप बताइएगा। इसलिए संख्या क्या होगी, दो अंक की संख्या जो हमारी संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, 10x प्लस का y। ये हमारी क्या हो गई, संख्या हो गई। अगर इसके अंकों को हम अगर लिखना चाहें तो हम x y के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे दोनों अंकों को बोल रहा है, ये दहाई अंक का अंक है, ये इकाई अंक का अंक है ना। तो इनको प्रश्न कह रहा है कि यदि दोनों अंकों को यदि आपस में आप जोड़ते हैं तो ये 9 के बराबर होता है। तो प्रश्न से हम अगर x प्लस वाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 9 प्राप्त होगा। ये प्रश्न हमसे कह रहा है, तो इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। प्रश्न दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है कि जो हमने ये संख्या प्राप्त की है, या ये जो हमारी x और y संख्या है, इसका अगर हम 9 गुना करें, यानी कि 9 गुणा संख्या, ये बराबर है किसके, 2 गुणे संख्या का अंकों को बदलने के बाद जो संख्या प्राप्त हो रही है, जैसे कि yx प्राप्त होगी। और yx को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10y प्लस का x, ये इसका व्यापक रूप होगा, इसके बराबर है। तो इसको अगर हम ऐसे लिखना चाहें तो क्या हम नहीं लिख सकते हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा। 9 गुणे संख्या क्या है, xy है, या इसको हम व्यापक रूप में लिखेंगे तो 10x प्लस का y है। ये किसके बराबर है, 2 गुणे संख्या के अंकों को पलटने के बाद हमारी ये संख्या बन रही है 10y प्लस का x, इसके बराबर है। तो अब इस स्थिति को हम सरल रूप में करके एक और समीकरण प्राप्त कर सकते हैं, जो कि x y में होगा, 2 चर में होगा। 2 चर में रैखिक समीकरण युग हमें प्राप्त हो जाएगा और उनको हल करके x और y हम ज्ञात कर सकते हैं। तो समझ रहे हैं कि ये प्रश्न क्या कहना चाहता है, थोड़ा सा ट्रिकी है, समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए इसको हम क्या करते हैं, ऊपर ले चलते हैं। जो प्रश्न कह रहा है हमने यहाँ पे इसको लिख दिया है, और इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसको हम थोड़ा सरल रूप में लिख लेते हैं। सरल रूप में लिखेंगे तो ये हमें क्या प्राप्त होगा, 9 गुणे 10x 90x प्लस का 9y बराबर का 2 गुणे 10y 20y प्लस का 2x हो जाएगा। इसको और सरल रूप में लिखेंगे, सभी मानों को इधर लेके आते हैं तो 90x प्लस का 9y माइनस का 20y माइनस का 2x बराबर का 0। और सरल इसको करते हैं अगले पेज पे चलते हुए। तो यहाँ से देखिएगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, फिर अगले पेज पे चलते हैं। 90x से माइनस का 2x है, यानी कि ये 88x बचेगा। ये 9y है, ये क्या है, माइनस का 20y है, यानी कि माइनस का 11y बचेगा और बराबर का 0 होगा। इसको और हम सरल रूप में लिखने का प्रयास करें तो 88x बराबर माइनस का 11 है, RHS में जाएगा तो प्लस का 11y हो जाएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 8x बराबर y। कैसे हो रहा है 8x बराबर y, दोनों में 11 कॉमन है, 11 8 88, 11 कम 11 कट जाएगा। इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा y बराबर 8x, इसको समीकरण नंबर हम 2 मान लेते हैं। यहाँ पे एक चर का मान दूसरे चर के रूप में यहाँ पे पहले से ही व्यक्त है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूंकि या अब y बराबर 8x समीकरण 1 में रखने पे, इसको y के मान को हम इस समीकरण में यहाँ पे ला के रख सकते हैं। हम y के मान को x के रूप में यहाँ पे दिया हुआ है, तो y के मान को यहाँ पे रखेंगे तो x में एक समीकरण बन जाएगा और इसको हल करके हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो y बराबर 8x कहाँ, समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, x प्लस का y बराबर 9 है, इसको सरल करेंगे तो x बराबर
8x प्लस का 9 प्राप्त होगा। इसको और सरल करेंगे तो 9x बराबर 9 प्राप्त होगा, यानी कि इसलिए x बराबर हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे कि पुनः x बराबर 1 यदि हम समीकरण 2 में रख देंगे तो y का मान ज्ञात हो जाएगा। x बराबर 1 समीकरण 2 में रखने पर अगर रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, y बराबर 8 गुणे या 8x है तो 8 गुणे 1 बराबर 8 प्राप्त होगा। हमें क्या प्राप्त हुआ, x बराबर 1 प्राप्त हुआ, y बराबर 8 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे हम चलते हैं जो हमने माना है। हमने क्या माना है, y को इकाई स्थान माना है, x को दहाई स्थान माना है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8 इकाई स्थान पे 1 दहाई स्थान पे, यानी कि ये संख्या हमारी क्या बन रही है, 18 बन रही है। अगर हम इसमें भी इस समीकरण में भी रखेंगे तो 18 ही बनेगा। क्या है, 10 x का मान 1 प्लस y का मान 8, यानी कि 10 प्लस 8 ये संख्या क्या बनेगी, 18 बनेगी। ये ऐसा किस लिए हो रहा है, अभी हम लोगों ने समझा। ये क्या है, 2 अंक की संख्या का विस्तार वाला रूप है, सामान्य रूप है। किसी भी 2 अंक की संख्या को हम इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, या इस रूप में व्यक्त कोई भी संख्या 2 अंक की ही संख्या होती है। तो हमने निकाल लिया कि x का मान क्या है, 1 है, और y का मान 18 है, यानी कि जो हमारी संख्या बनेगी, संख्या क्या है, 18 है। अब इसको जांच करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रश्न को फिर से पढ़ के जांच कर सकते हैं। दोनों अंकों का योग क्या हो रहा है, 9 हो रहा है। तो 1 प्लस 8 9 के बराबर होगा। इस संख्या का 9 गुना 18 नवा 162, यानी कि ये संख्या क्या बनेगा, 162 बनेगा। और इसके अंकों को पलटने के बाद 81 बनेगा, और 81 का दुगुना क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 और 8 दूना 16, यानी कि 162 ये भी बनेगा। यानी कि यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि संख्या के अंकों को पलटने के बाद 2 गुनी हो जाती है, यानी कि दोनों आपस में बराबर हैं। तो 162 हो रहा है, यानी कि जो हमने संख्या ज्ञात किया है वो 18 होगी। उम्मीद है कि प्रश्न नंबर 3 आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगले प्रश्न को पढ़ के समझते हैं, फिर इसे हम हल करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे हमसे प्रश्न क्या कह रहा है, मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपया और 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपया के कितने नोट प्राप्त किए। प्रश्न समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। प्रश्न में एक मीना नाम की कोई व्यक्ति है, कोई महिला है, वो बैंक जा रही हैं 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक से, कि हमें 2000 रुपये चाहिए अपने खाते से, मुझे दीजिए। बैंक खजांची यानी कि जो वहाँ पे बैठा हुआ है काउंटर पे, उनसे वो कह रही है कि मुझे केवल 50 रुपया का नोट चाहिए और 100 रुपया का नोट चाहिए, इसके अलावा कोई भी नोट नहीं चाहिए। 2 ही प्रकार के हमें नोट चाहिए। मीना को जो 2000 रुपया उसने प्राप्त किए हैं, उसमें 50 और 100 के जितने भी नोट हैं, दोनों को मिला के वो 25 ही नोट हैं। तो हमें ये बताना है कि 50 रुपये के कितने नोट हैं और 100 रुपये के कितने नोट हैं। देखिए, ये एक तो दैनिक जीवन का काम हो गया। तो दैनिक जीवन में ऐसा होगा तो हम गिन के बता देंगे कि 50 का कितना नोट है, 100 का कितना नोट है। लेकिन यहाँ पे हमें गणित का प्रयोग करना है, उसमें 2 चर का रैखिक समीकरण बनाना है, और उससे हमें ज्ञात करना है कि कितने 50 के नोट है, कितने 100 के नोट है। तो मज़ेदार होने वाला है। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि मीना ने जितने पैसे निकाले उसमें 50 के नोटों की कितनी संख्या है। 50 के नोटों की संख्या हम मान लेते हैं कि x नोट है 50 के, तथा मान लेते हैं कि 100 के जो नोटों की संख्या है वो क्या है, y है। अब देखिए प्रश्न हमसे कह रहा है कि सभी नोटों को मिला के 50 के भी जितने हैं और 100 के जितने हैं ये 25 है। तो हम लिख देंगे प्रश्न से हमें क्या ज्ञात होगा, x प्लस वाई बराबर 25। ये एक समीकरण प्राप्त हो गया। इसी में दूसरी स्थिति भी कही गई है कि सभी पैसे मिला के कितने हैं, 2000। उसने कितने रुपया निकाले हैं, 2000 रुपया निकाले हैं। तो अगर उसने 50 के x नोट निकाले हैं और 100 के y नोट निकाले हैं, तो टोटल अमाउंट कितना होगा, यानी कि टोटल रुपया उसका कितना हो रहा है, 2000 हो रहा है। तो हम यहाँ से ये भी तो लिख सकते हैं, इस चीज़ को देखिए कि 50 गुणे x, यानी कि 50 रुपया और x नोट जितने पैसे होंगे, प्लस का 100 गुणे y बराबर का 2000, कुल रुपया इतना ही तो है। तो ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो जाएगा। या इसको हम और सरल कर सकते हैं, दोनों अंक इसमें से क्या करेंगे, 50 कॉमन लेंगे, इसमें से भी 50 कॉमन लेंगे, इसमें से भी 50 कॉमन लेंगे, तीनों में 50 कॉमन है। तो ये हो जाएगा x प्लस का 2y बराबर 40। इसको समीकरण नंबर हम 2 मान सकते हैं। 50 से 2000 को कटाएंगे तो 40 आएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है।
अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जांच कर सकते हैं कि क्या इन दोनों समीकरणों का हल का अस्तित्व है भी कि नहीं है। तो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर सकते हैं। यहाँ पे हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि a1/a2 1 होगा, b1/b2 1/2 होगा। ये आपस में बराबर नहीं है, ये इनका एक हल है। तो हम चलिए हल सीधा ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए विलोपन विधि से इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। विलोपन विधि से जब हम हल करते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों समीकरणों को हम ध्यान से देखते हैं कि किस चर को हम विलुप्त कर सकते हैं। हमें दिख रहा है यदि y को विलुप्त करना होगा तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करना पड़ेगा, फिर एक दूसरे में से किसी एक को घटाना पड़ेगा। अगर x को हम विलुप्त करना चाहें तो दोनों का गुणांक का संख्यात्मक मान 1 है, तो इसको हम किसी एक समीकरण में से दूसरे को घटा के हम इस x को विलुप्त कर सकते हैं। y में एक समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सीधे लिख लेते हैं कि समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। आप क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 भी कर सकते हैं, उससे भी हमें वही मान प्राप्त होगा जो इससे होगा। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करते हैं। अगले पेज पे चलते हैं। समीकरण 2 क्या है, x प्लस का 2y बराबर का 40। समीकरण 1 क्या है, x प्लस y बराबर 25। इसको घटाएंगे, ये चिन्ह बदल जाएगा, ये x माइनस एक्स कट जाएंगे, 2y माइनस का y बचेगा बराबर का 40 माइनस 25 15 बचेगा। यानी कि y बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया, 15 प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस y के मान को y बराबर 15 यदि हम समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में रख दें। जैसे कि समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा, समीकरण 1 क्या है, x प्लस y बराबर 25 है। y का मान यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 15 रखेंगे। तो x प्लस 15 बराबर 25 प्राप्त होगा। सरल करेंगे तो x का मान 25 माइनस का 15 यानी कि 10 प्राप्त होगा। इसलिए x बराबर हमें 10 प्राप्त होगा। यहाँ पे x क्या है और y क्या है, x है 50 के नोटों की संख्या और y है 100 की नोटों की संख्या। इसलिए हम लिख देंगे अतः x बराबर 50 के नोटों की संख्या बराबर कितना है, 10 है, तथा y बराबर 100 के नोटों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यानी कि हमने नोटों की संख्या निकाल लिया कि मीना ने 50 के 10 नोट लिए और 100 के 15 नोट लिए। इसको जांच करेंगे कि क्या ये समीकरण नंबर 2 को संतुष्ट कर रहा है, ताकि 2000 रुपये हमारे प्राप्त हो जाए। तो 10 गुणे 50 प्लस 15 गुणे 100 ज्ञात कीजिए, ये क्या हो जाएंगे, 500 हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा, 2000 प्राप्त हो जाएगा, बिल्कुल प्राप्त हो जाएगा। चलिए ये प्रश्न तो हो गया। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न को पढ़ के समझने का प्रयास करते हैं, फिर इसे हम हल करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि यहाँ तक आते आते हमें विलोपन विधि क्लियर हो गया होगा कि विलोपन विधि में हम क्या करते हैं और किस प्रकार से हल करते हैं। एक बार फिर से समझते हैं बोल के कि कैसे करते हैं। दो चर में हमें 2 रैखिक समीकरण प्राप्त होंगे। उन दोनों रैखिक समीकरणों को हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे कि दोनों समीकरणों की सहायता से किस चर को हम आसानी से विलुप्त कर सकते हैं। किसी एक चर को, ऐसे या तो हम x को करेंगे या y को करेंगे। किसी एक को अगर हम y को विलुप्त करते हैं तो इसके गुणांक के संख्यात्मक मान बराबर होंगे तो डायरेक्ट जोड़ या घटाव कर सकते हैं। बराबर नहीं होंगे तो किसी संख्या से गुणा करेंगे, किसी संख्या से भाग करते हैं। अधिकतर हम गुणा ही करते हैं। तो जिसमें जरूरत पड़ेगी, दोनों समीकरण में जरूरत पड़ेगी तो दोनों समीकरण में हम गुणा करने के लिए आज़ाद हैं, दोनों समीकरण में भाग करने के लिए आज़ाद हैं। उसके बाद क्या करेंगे, संख्यात्मक मान बराबर करने के बाद y को विलुप्त करेंगे, एक दूसरे में से घटा के या एक दूसरे में जोड़ के। फिर x में हमें एक रैखिक समीकरण प्राप्त होगा। यहाँ से इसको हल करके हम x का मान प्राप्त कर लेंगे। जो भी x का मान हमें प्राप्त होगा किसी एक समीकरण में हम ले जाके रख देंगे, वहाँ से हमें y का मान ज्ञात हो जाएगा। और x क्या है और y क्या है, जो हमसे प्रश्न पूछ रहा होगा हम प्रश्न को बता देंगे कि आपका x ये है और y ये है, जो हमने माना होगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न नंबर 5 को हम करने का प्रयास करते हैं कि प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है। सबसे पहले इसे हम पढ़ने का कोशिश करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि किराए पर पुस्तकें देने वाली एक पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन रखने के लिए उन्होंने 21 रुपया अदा किया।
नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। समझ में आया कि प्रश्न क्या कह रहा है? नहीं समझ में आया तो चलिए फिर से एक बार हम इसे पढ़ते हैं। किराए पर पुस्तक देने वाली एक पुस्तकालय, कोई पुस्तकालय है जहां से हम किराए पर पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं, वो पुस्तकालय प्रथम 3 दिन के लिए एक नियत भाड़ा लेती है, नियत किराया लेती है। जैसे कि आप पुस्तक लेने जाएंगे तो 3 दिन रखेंगे तो उसके लिए आपको फिक्स प्राइस देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यदि आप उसके बाद जैसे चौथा दिन रखते हैं, 5वां दिन रखते हैं, छठा दिन रखते हैं या 10वां दिन रखते हैं तो प्रत्येक दिन के हिसाब से आपको भाड़ा देना पड़ेगा। एक दिन का कुछ किराया होगा, दूसरे दिन का, तीसरे दिन का, प्रत्येक दिन के हिसाब से आपको किराया देना पड़ेगा। तो एक सरिता नाम की लड़की है, वो अगर एक पुस्तक को 7 दिन रखती है, 7 दिन, तो वो 27 रुपया देती है। यानी कि 3 + 4, 7 को हम 3 + 4 के रूप में लिख सकते हैं। 3 दिन का तो नियत किराया है और 4 दिन का प्रतिदिन के हिसाब से देना पड़ेगा। इसी प्रकार से एक सुशी नाम की लड़की है जो 5 दिन पुस्तक को रखती है और 21 रुपया देती है। 5 दिन रखती है तो 3 दिन का तो नियत किराया देगी और 2 दिन का प्रतिदिन के हिसाब से किराया देगी। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं इस प्रश्न को हल करने के लिए कि हम मान लेते हैं कि नियत किराया क्या है और प्रतिदिन का किराया क्या है। यही हमसे पूछ रहा है प्रश्न में ना, यहाँ पे देखिए नियत किराया और प्रतिदिन का किराया पूछ रहा है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि पुस्तकालय का जो नियत किराया है, नियत किराया वो क्या है, 100 रुपया है। तथा हम मान लेते हैं कि प्रतिदिन का जो अतिरिक्त किराया है, प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया वो क्या है, y रुपया है। ये हो गया। अब प्रश्न क्या कह रहा है इस चीज को समझिए। एक लड़की जो सरिता है 7 दिन के लिए किताब रख रही है। हम लिख लेते हैं प्रश्न से 7 दिन के लिए रख रही है, यानी कि नियत किराया x प्लस ये 3 दिन का किराया है 100 रुपया, और 7 दिन में से 3 घटाएंगे तो 4 दिन बचेगा। तो 4 गुणे प्रतिदिन का किराया यानी कि 4y बराबर कितना रुपया अदा कर रही है, 27 रुपया अदा कर रही है। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरी लड़की जो सुशी है ये 5 दिन किताब रख रही है, यानी कि ये पहले तो नियत किराया देगी और 5 दिन में से 3 घटाएंगे तो 2 दिन बचेगा, और नियत किराया के अलावा वो 2 गुणे प्रतिदिन का किराया देगी और कितना रुपया दे रही है, 21 रुपया दे रही है। ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो जाएगा। अब इस समीकरण को विलोपन विधि से हल करके हम x और y ज्ञात कर सकते हैं। x क्या है, नियत किराया है, y क्या है, प्रतिदिन का किराया है, तो हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, हल करते हैं। भाषा के साथ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा PDF का, वहाँ से देख लीजिएगा। इसको आप अगर जांचना चाहें तो ये भी जांच सकते हैं कि क्या इसके हल का अस्तित्व है। a1/a2 1 हो जाएगा और b1/b2 4/2 2 हो जाएगा। ये बराबर नहीं है, यानी कि इसका एक हल है। तो इसको हम ज्ञात करते हैं। हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लेते हैं। समीकरण 1 माइनस समीकरण हम 2 कर लेते हैं। घटाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, ऐसे ये माइनस ये माइनस ये माइनस, x कट जाएंगे। 4y प्लस में माइनस 2y होगा, बराबर का 27 माइनस 21 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसलिए y का मान क्या आ जाएगा, 6/2 यानी कि 3 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इस y के मान को किसी एक समीकरण में ले जाके हम रख सकते हैं। समीकरण 1 में रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ से x प्लस 4y बराबर का 27, x का मान हमें ज्ञात करना है, प्लस 4 गुणे y का मान क्या है, 3 बराबर का 27। x बराबर क्या हो जाएगा, 27 माइनस 12 कितना बचेगा, ये 15 बचेगा। x बराबर, इसलिए x बराबर हमारा 15 आएगा। x क्या है, नियत किराया है, तो नियत किराया लिख देंगे कि अतः नियत किराया पुस्तकालय का कितना है, 3 दिन का 15 रुपया, तथा प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया है 3 रुपया। तो उम्मीद है कि 5 नंबर प्रश्न को आप लिख के भाषा के साथ कर लेंगे और ये प्रश्न आपको समझ में आया। इस प्रश्नावली का यह अंतिम प्रश्न है। मैंने इन सभी प्रश्नों को आपको समझाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से इस प्रश्नों को हम समझेंगे और किस प्रकार से हल करेंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। यदि सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में अपना डाउट को लिखेंगे। साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी मिलेगा, वहाँ से भी आप हमारे टीम से कॉन्टैक्ट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।